वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं फिर एक बर्निंग इश्यूज के ऊपर आ रहा हूँ। आपको पता है ना कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है और उस अटैक का आज 8th डे, 8वां दिन। अब ये आइए, आज जो हम जिस इवेंट की बात करेंगे कि 8वां दिन यूक्रेन का क्या पोजीशंस रहा। आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया में तो कहीं का भी टक्कर नहीं। रशिया कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, वहीं पे यूक्रेन एक कमजोर देश होने के बावजूद रशिया को इतनी फोर्सफुली टक्कर दे रहा है कि कोई कल्पना नहीं किया सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि यूक्रेन एक छोटा सा देश, यूक्रेन इस रशिया फेडरेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है उसे टक्कर देगा। और वो भी उस तरह, पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है, पुतिन, ठीक है, और जेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, ये दोनों लोग प्रेशर में हैं। ये दोनों लोग प्रेशर्स में हैं। क्यों प्रेशर्स में है? पुतिन अपने स्ट्रेटेजिटी के लिए जाने जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनकी स्ट्रेटेजिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जेलेंस्की जो अपने कंट्री के लिए बहुत एक माहिर प्रेसिडेंट जाने जाते हैं। पर इस वॉर ने, इस यूक्रेन के वॉर ने इन दोनों के कैरेक्टर को चेंज कर दिया। वो पुतिन जो वर्ल्ड लेवल में ये जाने जाते थे कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरा पॉलिसीज बहुत स्मार्ट है, जेलेंस्की ने उन्हें पटक दिया। समझ रहे हैं ना? इस तरह से पटकन दिया कि इनकी पॉलिसीज जो है टोटली कोलैप्स हो गई। इन्होंने तो, पुतिन साहब ने तो चैलेंज दिया था यूक्रेन को कि हम 2 घंटे में यूक्रेन को खत्म कर देंगे। और आज 8वां दिन। सोचिए, वो यूक्रेन जो 2 घंटे बोले थे कि हम यूक्रेन को खत्म कर देंगे, और यूक्रेन ने अपनी ब्रेविंग दिखाया, अपनी ताकत दिखाया। पर इस सवाल क्या है, क्यों ये आपस में लड़ रहे थे पड़ोसी? तो मैंने पहले भी कहा था ना कि रशिया का मतलब है कि वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन, ये जो कंट्री है यूक्रेन, ये देखिए मैं एक रफ स्केच ड्रॉ किया हूं, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बगल में पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, और ये तीनों साइड से देखिए रशिया रशिया रशिया, यहाँ पे बेलारूस है। अब इस यूक्रेन को डर किससे है? तो रशिया से। और रशिया को डर किससे है? यूक्रेन से नहीं, रशिया को डर है कि नेटो पावर इसके करीब ना आए, इससे डर है। और पुतिन साहब ये चाहते हैं कि हम जेलेंस्की को प्रेशर करके उन्हें हटा दें। क्यों हटाना चाहते हैं? कि पुतिन साहब ये समझ रहे हैं कि जेलेंस्की जो है वो अमेरिका का और नेटो फोर्सेस के दम पे बात कर रहे हैं, उनके हो के बात कर रहे हैं। खतरा इनको, पुतिन साहब को इनसे नहीं है, खतरा इनको किनसे है? अमेरिका से है, नेटो फोर्सेस से है, यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि इनके रिलेशंस इन लोगों से उतने अच्छे नहीं है। और ऑलरेडी मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एरिया रफ स्केच में देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये नेचुरल रिसोर्स मींस खनिज पदार्थ इस यूक्रेन में बहुत सारे होते हैं। तो रशिया ये चाहता है कि ये पूरी कंट्रोलिंग हमारे अंडर में रहे। समझ रहे ना? तो मेन झगड़ा का वजह ये है। अब देखिए, 8वां दिन आज युद्ध चला गया, और इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए, जिस तरह से रशिया अटैक कर रहा है। और देखिए, कार्किव एक शहर देख रहे हैं, रफ स्केच में मैंने बनाया कार्किव। रशिया यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही की है, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं, बहुत सारे लोग इस एरिया में मारे गए कार्किव, क्योंकि रशिया यहाँ से अटैक कर रहा है। और इस साइड चेरनेविक एक सिटी है, यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट सिटी है चेरनीव, और यहाँ पे रशिया ने बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है। और अब उसका टारगेट है कीव, क्योंकि कीव वो है जो यूक्रेन का पॉलिटिकल हेड क्वार्टर है। रशिया जान रहा कि अगर यहाँ पे हमने जीत लिया
तो यूक्रेन को जीत लिया। और वो जब यहाँ पे जो जीत जाएगा तो रशिया का जीत हो जाएगा और वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट को बदलेगा। और कैसे प्रेसिडेंट को चुनेगा, ये उस तरह प्रेसिडेंट को चुनेगा जो उनके पक्ष में हो और उनसे एग्रीमेंट कराएगा। जानते हैं क्यों एग्रीमेंट कराएगा? क्योंकि कोई भी नेटो फोर्सेस इनके बॉर्डर के करीब में ना हो, ये इनको पसंद नहीं है पुतिन साहब को। और जेलेंस्की है, ये चाहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेंगे, नेटो फोर्सेस का सदस्य बनेंगे। लड़ाई इस बात की है। जेलेंस्की भी यहाँ पे प्रेशर में। ये क्यों प्रेशर में? क्योंकि ये पहले से जानते हैं कि इनके पास हमारी वो ताकत नहीं है इन कंपेयर टू रशिया। तो फिर ये किसके बलबूते पे काम कर रहे थे? ये तो सोच रहे थे वॉर होगा, अमेरिका मेरे साथ देगा, समझ रहे हैं ना, नेटो फोर्सेस मेरी साथ देगी, यूरोपियन यूनियन हमारा साथ देगा। पर अभी तक सपोर्ट नहीं मिला, बस मुंह से बोला जा रहा है कि हमने आपको इतना एरोप्लेन दे दिया, इतना फाइटर प्लेन दे दिया, पर वो आएगा कहां से? चारों तरफ से तो ये देखिए, रशिया इस साइड से तो आने नहीं देगा। अगर इस साइड से आएगा रशिया मार गिराएगा, इस साइड से भी नहीं आएगा। ये यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी में ऑलरेडी शिप जो है, रशियन शिप, वॉरशिप पानी में घूम रही है, तो यहाँ पे भी अटैक कर देगा। सी ऑफ एजोव है, यहाँ पे भी रशिया का कैप्चर है। क्रीमिया है तो ऑलरेडी कैप्चर्ड है। तो ये सब जो बोल रहे फाइटर प्लेन आएगा, जो मदद आएगा, आखिर आएगा कहां से? तो आइए हम बताते हैं। ये देखिए, ये पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, ये बॉर्डर एरिया है और ये लैंडलॉक है। अगर मदद भी आएगा तो एरोप्लेन एयर रूट से नहीं आएगा, बाई रोडवे आएगा और इस तरह से यहाँ पे दाखिल होगा, इस तरह से। और ये आपको ये भी बता दे कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, ये 4 देश हैं जो नेटो के सदस्य हैं। और ये जानते हैं कि अगर रशिया ने अगर इन पे अटैक किया, यानी नेटो पे अटैक किया, तो तब ये वॉर बिटवीन रशिया और यूक्रेन नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। समझ रहे हैं ना? तो ऑलरेडी हम लोग इसके कगार पे खड़े हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है और इसकी होने की पूरी संभावना है, अगर यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे चेंजेस नहीं हुए। समझ रहे हैं ना? तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब सोच रहे थे कि डायरेक्टली हमारे सपोर्ट करें, पर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिला है। इसका अगेंस्ट क्या हुआ, रिएक्शंस क्या हुआ? रशिया तो इस वॉर में सब कोई रशिया को जिम्मेदार ठहरा रहा, और मैं भी रशिया को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मेरे भी तरफ से रशिया ही जिम्मेदार है यूक्रेन के ऊपर। और जो इतने लोग बेघर हुए, इतने लोग मारे गए, ओनली एंड ओनली पुतिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पुतिन ये अपने आप को वर्ल्ड लेवल में ये चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूं, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूं, वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। पर वहां पे वो चकमा खा गए, वो प्रेशर में आ गए। लड़ाई अमेरिका और रशिया के बीच में है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। समझ रहे हैं ना? ये बाय कैरेक्टर पुतिन साहब ये पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। और 1991 इफ आई एम राइट, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और आज वो रशिया के प्रेसिडेंट है। और हमारे ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये पहले कॉमेडियन थे, ये फिल्म में काम करते थे, टीवी सीरियल में काम करते थे। इन्होंने टीवी प्रोडक्शंस का एक नाम रखा था और उसमें वो काम किया करते थे। बाद में उस सीरियल से उन्होंने इतना पॉपुलर हो गए कि उन्होंने फिर से इलेक्शंस में आए और वो जीत गए और वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। समझ रहे हैं ना? तो इस वॉर की वजह से सबसे ज्यादा असर किस पे आया? पूरे वर्ल्ड लेवल की मार्केट के ऊपर है। अब जब पुतिन साहब ये देखने लगे कि चारों तरफ से हमारी आलोचना हो रही, हर एक देश इन्हें जिम्मेदार ठहरा रहा, तो इन्होंने किसकी धमकी देने लगी? डिटरेंस फोर्स। अब आइए हम आपको बताते हैं कि डिटरेंट फोर्स क्या है। तो डिटरेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि थ्रेट रिगार्डिंग
न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर। आप बताइए इस जनरेशन्स में दुनिया कहां चली गई। हम दुनिया को बचाने को सोच रहे हैं, कोरोना से लोग जिंदगी को बचा रहे थे, और आज पुतिन साहब प्रेशर में आके बोल रहे हैं कि अगर यूक्रेन ने अगर हमारी बात नहीं मानी और नेटो से समझौता किया या नेटो के फोर्स एंट्री हो गई तो हम न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल कर सकते। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति आ गई है। मीन्स कोई कल्पना नहीं कर सकता था एक ऐसा सिविलाइज समाज, एक ऐसा देश का राष्ट्रपति जो अपने आप को कह रहे हैं न्यूक्लियर बम का धमकी दे रहे हैं। कल्पना नहीं किया जा सकता है इस बात को। और जब देखे इस बात के लिए पूरी दुनिया में उनकी निंदा होने लगी, तब उन्होंने आज अपने स्टेटमेंट को चेंज किया, अपने स्टेटमेंट को उन्होंने चेंज किया। अब वो कह रहे थे कि मैं न्यूक्लियर बम मारने के लिए नहीं बोल रहा था, मुझे न्यूक्लियर बम से डर है। तो किससे डर है? यूक्रेन के पास तो नहीं है, तो डर किनसे है? नेटो फोर्सेस और उनको अमेरिका से डर है। इसलिए वो प्रेशर्स में आके इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। आज वो बैकफुट पे चले गए पुतिन साहब, आज वो बैकफुट पे चले गए। क्यों चले गए? अपने गलत नीतियों के चलते। दूसरा वजह क्या है? इस वॉर होने की वजह से पूरे रशिया में हर एक देशों ने सैंक्शन लगाया, खास करके अमेरिका एंड नेटो फोर्सेस ने इस पे सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए। अब इस सैंक्शंस होने की वजह से क्या हुआ? इस सैंक्शंस होने की वजह से रशिया का इंटरनेशनल मार्केट में पूरा बैन हो गया। क्या बैन हुआ? स्विफ्ट। अब ये स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट ये इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में फाइनेंस को ट्रांसफर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो रशिया का संपत्ति सब कहाँ है? तो वर्ल्ड के हर एक दूसरे देशों में, और इसकी कंट्रोलिंग पावर कहाँ पे? तो अमेरिका में है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका ने इस पे बैन लगा दिया और पूरी इसकी लेन देन जो है वो ठप पड़ गई। आज के डेट में रशिया से कोई लेन देन नहीं कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके मार्केट पे क्या प्रेशर पड़ेगा। अब यही प्रेशर पुतिन साहब नहीं झेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि अगर नहीं सुधरे तो हम ये छोड़ देंगे। डर किस बात की है? क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। अब देखिए ये रशिया जो है, ये पूरे यूरोपियन यूनियन ने इनके जहाज को यहाँ पे आने से मना कर दिया। इसके अगेंस्ट में रशिया ने क्या कहा? इन्होंने भी कहा कि हम भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की एयर स्पेस को नहीं यहाँ पे आने देंगे। तो ये रिएक्शंस ये एक दूसरे का अगेंस्ट में जा रहा है। पहले नेटो ने किया, अमेरिका ने किया, उसके अगेंस्ट में रशिया ने किया। पर इस चक्कर में, इस वॉर के चक्कर में, इस पावर के चक्कर में कौन मारे जा रहे हैं? बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आज आइए मैं आपको एक और बात बताऊं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। पर सवाल क्यों है एमबीबीएस करने यूक्रेन क्यों जाते हैं? तो इसलिए यूक्रेन जाते हैं क्योंकि वहां पे 35 to 40 लाख रुपीस में वहां पे एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इंडिया से चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए वहां पे सारे स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन इस वॉर के चलते हमारे स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो। इवन तो एक लोग मारे भी गए हैं, हमारे छात्र जो कर्नाटका के रहने वाले हैं वो मारे भी गए हैं। कितनी दुखद बात है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है और उस ऑपरेशन का क्या नाम है? गंगा ऑपरेशन। अब वो गंगा ऑपरेशन क्या है? तो गंगा ऑपरेशन ये वो ऑपरेशन है जो जितने मेडिकल या जितने इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं उन्हें वहां से स्पेशल प्रोग्राम के तहत उन्हें अपने देश में वापस लाना है।
वो है गंगा ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत कई हजार बच्चे हमारे देश में पहुंच आए। अभी भी कितने लोग वहां पे फंसे हैं। इंडिया एम्बेसी जो यूक्रेन में मौजूद है, उन्होंने वार्निंग दिया कि कारगिल, यहाँ पे है कारगिल, और कि जल्द से जल्द हमारे छात्र वहां से छोड़ें। अगर नहीं भागेंगे तो अगर रसिया अटैक को और ज्यादा कर देता है तो ये सब इस चक्कर में फंस जाएंगे और उन्हें जान की बहुत ज्यादा खतरा है। हम दुआएं करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ें। और वो कहाँ है? इस एरिया में है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। यहाँ पे हमारे एम्बेसी खुले हुए हैं और यहाँ पे ऑपरेट करके उन्हें अपने देश भारत भेजा जा रहा है। ये स्पेशल इवैक्यूएशन प्लान एज ए अंडर गंगा ऑपरेशन के तहत चलाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात? ऑलरेडी देखिए आज दूसरी राउंड की मीटिंग चल रही है। पहला राउंड तो विदाउट रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए ये कहावत आपने सुना होगा ना कि हम दोस्ती भी करेंगे और हम घूसा भी मारेंगे, तो दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अटैक करते जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर और हम बातचीत भी करना चाहते हैं और दोनों अपने अपने जिद पे हैं। यूक्रेन का पोजीशन ये है कि पहले अपने वॉर को रोके, सीज फायर का ऐलान करें, तब हम बात करेंगे। और पुतिन साहब का यह फरमान है कि आप मुझे रिटर्न दीजिए कि आप नेटो का सदस्य नहीं बनिएगा। और दूसरी उनकी क्या मांग है कि जेलेंस्की को हम रिप्लेस करेंगे। मेन चीज लड़ाई इस बात की है। और जल्द अगर इसे कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ तो ये वॉर लंबा खींचेगा और लंबे टाइम तक बहुत सारी संपत्तियां तो नुकसान हो रही है, अब लोग भी मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे संपत्ति, इंटरनेशनल मार्केट सबको खतरा है और इसका इम्पैक्ट हम सब के ऊपर आएगा। आज इंटरनेशनल लेवल में जो हमारी ऑयल की कीमत जो है, क्रूड ऑयल की, वो महंगे होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? इसका इम्पैक्ट हमारे ऑयल कंपनी पे आएगा, डीजल एंड पेट्रोलियम। और ये महंगा होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ महंगा होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस वॉर का एंड हो, कोई परमानेंट सॉल्यूशंस निकले, दुनिया खुशहाल रहे। अगर नहीं रहेगा तो ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। समझ रहे हैं? तो ये पोजीशंस देख लीजिए। और अभी भी अटैक जारी है। रशिया कीव के करीब पहुंच चुका है लेकिन अभी जीता नहीं। लड़ाई मेन कीव की शहर में, इस पोजीशन से। अगर रशिया अगर इस पोजीशन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। जबकि नेटो फोर्सेस और यूरोपियन यूनियन नहीं चाहेंगे कि वो जीते, वो इनडायरेक्टली यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और आप खूब शेयर कीजिए और मेरा बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि वॉर रिलेटेड कोई भी अपडेशंस आपके पास तुरंत चला जाए। टिल देन, गुड बाय।